आई एम साइका, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में जो है हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। आज जो है आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ वीडियो तो देखा है लेकिन सारी वीडियोस नहीं देखा है। जिसने नहीं देखा वो प्लीज सारे के सारे वीडियोस देखें, सीरीज वाइज देखें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से देखें, एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, मैं और मोटिवेट हूँ और नए नए जानकारियाँ लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। अब हम जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज जो है चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो है आपका इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। साथ ही जो है जलवायु के साथ साथ वन्य प्राणी और वनस्पति का संबंध को समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको जानने से पहले हमने पहले जाना था, वायुमंडल को समझा था। तो वायुमंडल क्या होता है पहले ही हमने देख लिया था कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण ही क्या होता है, वायु के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि वायु इसमें कौन कौन सा होता है। तो वायु देखो, अगर वायु का डिफिनेशन कोई पूछ दे तो वायु जो होता है वो गैसों का समांगी मिश्रण। अगर हम बात करें कि इन वायु में कौन कौन सा गैसेस हैं, तो हमने देखा था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर गैसेस जैसे कि आर्गन एक्सेट्रा जो है गैसेस इसमें हैं। ओके, और भी कई सारी गैसें इसमें होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है ना, तो इसमें मिल जाएगा आपको। सल्फर डाइऑक्साइड इसमें आपको मिल जाएगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें H2O भी मिलेगा। H2O बोले तो पानी नहीं, यहाँ पे जो है पानी का वाष्पीकृत रूप यानी कि वाष्प वाला फॉर्म जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखो ये सारे जो गैसें हैं ना, ये तो आपका वायुमंडल में स्थिर होता है, इसमें कोई चेंजेस वेंजेस तो होती नहीं है, घटता या बढ़ता तो है नहीं, एक अनुपात में ही होता है। लेकिन घटता या बढ़ता जो होता है, परिवर्तनशील अगर गैस की बात करें तो होता है वो आपका H2O। ये जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। H2O क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील कैसे होता है, तो अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ये गर्मी के दिन आती है, तो जल का जो है ज्यादा से ज्यादा वाष्पीकरण होता है, वाइपराइजेशन होता है। वाइपराइजेशन होने के कारण जल जो है वायुमंडल में पहुंच जाता है और वायुमंडल में जो है H2O का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर जो है जब थोड़ा वहां पे जब वायुमंडल के टेम्परेचर में कमी आती है, वहां पे सबसे पहले वहां पे संघनन की प्रक्रिया हो रखी होती है, बादल का निर्माण हो रखा होता है, फिर टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी आती है और फिर बारिश का क्या होता है, बारिश होता है। और बारिश होने पर क्या हो जाता है कि H2O जो है फिर से हमारे अर्थ पर आ जाता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और ये प्रोसेस जो होता है यही जो है हमारा जल चक्र कहलाता है। तो देखो ये जब वर्षा के रूप में अर्थ पे वापस आ जाता है तो ये क्या हो जाता है कि वायुमंडल में फिर से H2O की मात्रा में कमी आ जाती है। तो चेंजेस किस में आता है, H2O में आता है हमेशा, क्योंकि ये जो गैस है वो परिवर्तनशील है, क्योंकि बाकी ये जो है वो क्या है, स्थिर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे समझने का क्या मोटिव है। तो देखो इसमें एक वर्ड आया है आपका क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। भाई जलवायु क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले जलवायु वर्सेस हम वेदर यानी कि वेदर को समझेंगे, क्लाइमेट और वेदर को समझेंगे।
वेदर, यानी कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। तो देखो, इसको समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है वो दो तरह से परिवर्तन होता है। परिवर्तन कितने तरह से होते हैं? दो तरह से होते हैं। कौन कौन सा परिवर्तन होता है? एक होता है स्थानिक परिवर्तन, और एक होता है कालिक परिवर्तन। अब हम देख लेते हैं स्थानिक परिवर्तन और कालिक परिवर्तन को। तो स्थानिक परिवर्तन में जो है, अगर आपको स्थानिक परिवर्तन पढ़ना होता है तो इसमें आपको टाइम को फिक्स करना पड़ता है, और अगर आप कालिक परिवर्तन को पढ़ रहे हो तो इसमें आपको जो है प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें किसको फिक्स करना पड़ता है? टाइम को, स्थानिक परिवर्तन में। और कालिक परिवर्तन में आपको फिक्स करना पड़ता है प्लेस को। ओके, अब देखो, स्थानिक परिवर्तन भी आपका दो तरह से होता है। एक स्थानिक परिवर्तन आपका हो सकता है सीमित क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, और एक हो सकता है विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन। और कालिक भी दो तरह से हो सकता है। एक अल्पकालिक हो सकता है परिवर्तन, और एक दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं आपका क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस। तो देखो, क्लाइमेट जो होता है, सॉरी, वेदर जो होता है, मौसम जो होता है, वो क्या होता है? तो मौसम जो होता है उसका संबंध अल्पकालिक परिवर्तन से है, और ये जो होता है इस सीमित क्षेत्रों से इसका संबंध होता है। अगर आपसे पूछ दे कि मौसम किसको कहते हैं, तो मौसम जो है वो एक तरह का अल्पकालिक परिवर्तन है जिसका संबंध सीमित क्षेत्रों से होता है। कैसा परिवर्तन है? अल्पकालिक परिवर्तन, और इसका संबंध जो है सीमित क्षेत्रों से होता है। सीमित क्षेत्र बोले तो जैसे कि कोई एक जगह आप ले लिए, आप जहां से रह रहे हो, जैसे गुरुग्राम से हो, मुखर्जी नगर में रह रहे हो, पटना को कोई स्पेशल जगह पे रह रहे हो, या कहीं भी आप रह रहे हो, है ना, तो वहां का ही कुछ एरिया आप ले लेते हो, तो वो जो एरिया होता है उतने को ही ले करके जो है हम वेदर को डिसाइड करते हैं। जैसे कि दिल्ली को ले लिया हमने, तो दिल्ली का क्या होगा वेदर, है ना, तो वो चीज जो है अल्प का एक क्या हो गया, सीमित क्षेत्र हमने लिया, और थोड़े टाइम के लिए चेंजेस, जैसे कि सुबह में धूप निकला था और शाम में क्या हो गया, बारिश होने लगी। कभी थोड़ा सा ठंड ज्यादा बढ़ गया तो कभी कम है ना। तो इस तरह की जो चेंजेस है, धूप निकला कभी नहीं निकला, अभी तो बारिश हो रही थी, अभी जो है धूप एकदम कड़क धूप निकल गया। तो इस तरह का जो चेंजेस होता है वही आपका वेदर होता है। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं जलवायु का। तो जलवायु ठीक इसके अपोजिट होता है। जलवायु जो होता है वो दीर्घकालिक परिवर्तन होता है। लगभग 35 वर्षों के बाद जो है ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जिसका संबंध जो है एक विस्तृत क्षेत्र से है। जैसे कि पूरा का पूरा भारत का अगर जलवायु पूछ ले, पूरा का पूरा चाइना का जलवायु पूछ ले, पूरा का पूरा जो है यूएसए का जलवायु क्लाइमेट पूछ ले कि किस तरह का है ना, या तो फिर आपका जो है पूछ ले कि पूरा का पूरा आपका इक्वेटर पे किस तरह का मौसम होता है। ठीक, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो फिर से हम एक बार डिफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई पूछ दे आपसे मौसम क्या है, तो मौसम आपका हो गया, मौसम का संबंध, मौसम जो है वो अल्पकालिक परिवर्तन है जिसका संबंध सीमित क्षेत्र से होता है। अगर आपसे पूछे कि क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट जो है वो एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जिसका संबंध विस्तृत क्षेत्र से होता है। ओके, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम जान लेते हैं, जो कि हमको पढ़ना है इंडिया का क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब हम जान लेते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है। तो मैं बता दूं, इंडिया का क्लाइमेट जो होता है वो मॉनसूनी होता है। कैसा होता है? मॉनसूनी होता है, यानी कि यहाँ पर लगभग जून से लेकर के सितंबर तक लगातार जो है 80
लगातार बोले तो 80% से अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है, 80% से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। तो इसलिए इस तरह का जो जलवायु होता है, क्लाइमेट होता है, उसको हम लोग मॉनसूनी जलवायु कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का जलवायु कैसा है, तो भारत का जलवायु कैसा है, मॉनसूनी है। क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर जून से लेकर के सितंबर तक 80% से अधिक वर्षा होती है, 80% से अधिक वर्षा होती है। इसलिए जो है भारत का जलवायु कैसा है, मॉनसूनी। मॉनसूनी जलवायु है। ओके, अब हम भारत की जलवायु को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, हमने टाइम को फिक्स कर दिया। ओके, टाइम को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, सॉरी, स्थान को फिक्स कर लेते हैं हम इंडिया, क्योंकि हमें जानना है इंडिया का जलवायु, इंडिया के क्लाइमेट को समझना है। तो इंडिया को हमने फिक्स कर लिया। इसका कालिक परिवर्तन को समझेंगे कि टाइम टू टाइम जो है इसमें कैसे चेंजेस आता है। तो हम ले लेते हैं एक मंथ, आपका मार्च ले लेते हैं, मार्च ले लेते हैं। और मार्च से हम अगर बात करें जून तक जाते हैं, ठीक है। तो मार्च से जून तक जब हम देखते हैं तो उस टाइम जो है गर्मी पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर में क्या होता है, मार्च के बाद से टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहता है, यानी कि टेम्परेचर में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। टेम्परेचर में वृद्धि हुआ तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इवेपोराइजेशन जो है ज्यादा होने के कारण जो है आर्द्रता क्या होगा, कम होगा। नीचे जो है आर्द्रता क्या होगा, कम होगा। अगर हम बात करें आर्द्रता का, सॉरी, आर्द्रता तो अधिक होगा। अगर हम बात करें आर्द्रता अधिक होगा ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक हो रही है, तो H2O जो है वो वायुमंडल में क्या होगा, ज्यादा जाएगा। वायुमंडल में H2O क्या होगा, ज्यादा जाएगा इवेपोराइजेशन के कारण, यानी कि वहां पर आर्द्रता क्या हो गया, बढ़ गया, आर्द्रता बढ़ गया। और नीचे का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नीचे का प्रेशर, क्योंकि सारा का सारा H2O तो ऊपर जा रहा है तो प्रेशर तो कम होगा ही ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है इसके बीच में बढ़ता है, गर्मी आती है, और आर्द्रता क्या हो जाता है, ये भी बढ़ता है। वायुमंडल में जो है H2O की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती है, और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम होता है, क्या मैक्सिमम होता है आपका, तो टेम्परेचर यहाँ पर इस टाइम पे जून पे मैक्सिमम होता है। और प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर मिनिमम होता है। ओके, अब हम जून से लेकर के सितंबर तक चलते हैं, ठीक है। तो जून से सितंबर के बीच में चूंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर अधिक था और यहाँ पर आर्द्रता खूब अधिक हो गया, एक टाइम ऐसा आया कि ऊपर की जो डेंसिटी थी वो काफी ज्यादा हो गया, वहां पर H2O का मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गया, और फिर टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी आता है, वहां पर वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। और फिर यहाँ पर क्या, कौन सा मौसम आ जाता है, वर्षा का मौसम आ जाता है। यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा अधिक होती है इस टाइम पे जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। देखो, मार्च से जून तक बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, इसके कंपेयर में टेम्परेचर तो कम होता है। ये नहीं कि यहाँ पे ठंडा आ गया, टेम्परेचर कम होने से ये मतलब तो नहीं होता कि ठंड आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जून के कंपेयर में जो है टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। फिर सितंबर के बाद हम देख लेते हैं दिसंबर तक, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर और कम होता है, जो कि आपको पता ही होगा।
नवंबर में जो है ठंड काफी ज्यादा लगने लगती है, स्वेटर जैकेट सारे लोग निकालने लग जाते हैं, पहनने लगते हैं, उलेन क्लॉथ्स निकाल लेते हैं। और दिसंबर में एकदम हाईएस्ट होता है ठंड, एकदम चरम सीमा छुए होती है, कहीं बर्फबारी भी होने लग जाता है ना। तो यहाँ इस टाइम पे तो आपको पता ही होगा बहुत सारे स्कूल वगैरह में भी छुट्टी मिलती है ठंड के कारण, इतना ज्यादा ठंड होता है। तो दिसंबर तो पूरी की पूरी बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, और टेम्परेचर मिनिमम है यानी कि यहाँ पर जो है आपका वायु जो है H2O जो है वो काफी ज्यादा होगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर से अगर हम मार्च के बीच जाते हैं तब क्या टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है। तो एज अ कंपेयरिंग जो है बढ़ता है, तभी तो गर्मी आती है। दिसंबर से जनवरी तक थोड़ा ठंड रहता है, काफी रहता है, कुछ एरिया में खत्म होने लगता है, और उसके बाद फिर जो है टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, यानी कि दिसंबर के बाद जो है टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, आपको उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपसे पूछ दे कि इंडिया में कौन से मंथ में गर्मी होता है, कौन से मंथ में ठंडा होता है, कौन से मंथ में वर्षा होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप इससे बहुत ही इजी वे में समझा सकते हैं। और वर्षा होता भी है तो क्यों होता है, क्योंकि वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, और यहाँ पे ठंड के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाता है। ठीक, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यही आपको पढ़ना था। अब हम क्लाइमेट तो पढ़ लिए, अब हम देखेंगे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का जो है क्लाइमेट से क्या रिलेशन है, कैसे ये संबंध रखता है। तो जो एरिया में ज्यादा ठंड है वहां पर उसी तरह के जानवर पाए जाते हैं, उसी तरह के वनस्पति यानी कि प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशंस होती हैं। और जिस एरिया में बहुत गर्मी है उसके हिसाब से वहां पर जो है क्या होता है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होता है। जानवर भी वहां पे वैसे ही होते हैं, वहां के लोग भी उसी तरह रहते हैं। जिस एरिया में गर्मी ज्यादा है वहां के लोग जो है सूती कपड़ा पहनते हैं, लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, और साथ ही जो है हल्के रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। इसका भी रीजन है, वो भी हम कभी जानेंगे डिटेल में। अब देखो, अगर हम बात करें कि गर्मी जहाँ पे बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम इंडिया में ही अगर हम चले जाएं राजस्थान चले जाएं, तो राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे कड़क गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहां पर भी गर्मी काफी ज्यादा होती है। गर्मी काफी ज्यादा होती है तो वहां पर आपको जो जानवर देखने को मिलेंगे उसके हेयर जो होंगे वो काफी कम होंगे, उसका कलर जो होगा वो काफी डार्क होगा, यानी कि ब्लैक कलर के जानवर, या तो फिर आप कह सकते हैं डार्क कलर, भूरे कलर का जानवर, है ना। इंसान भी जो है वहां पर जो कॉम्प्लेक्शन उसका होता है वो थोड़ा डार्क होता है। एज ए कंपेयरिंग अगर कश्मीर में आप चले जाते हैं तो आपको पता होगा कि कश्मीर में जो कलर होता है वो काफी लाइट होता है, बहुत ही गोरे लोग वहां पे मिलते हैं। तो उसका भी रीजन होता है क्लाइमेट का, क्योंकि वहां की जो जलवायु होती है वो काफी ठंड होता है, वहां पे सनलाइट काफी कम मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण से वहां पे कम जो है गर्मी होती है, वहां पे ठंड में जो है और ज्यादा ठंड बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें रेगिस्तान में, राजस्थान का हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान जो है मान लो कि यहाँ पे गर्मी है, बहुत गर्मी है, मान लो क्या है ही, होता ही है यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा, और ठंड भी काफी ज्यादा होता है। और चूंकि ये बलुआई इलाका भी है तो यहाँ पर जो गर्मी ज्यादा होता है, तो यहाँ का अगर प्लांट होगा, यहाँ का प्लांट जो होगा, इसको गर्मी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इवेपोराइजेशन की प्रक्रिया ज्यादा होती है और वर्षा कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ऊपर से यहाँ पर जो है पानी का स्रोत कम है, तो इसलिए तो वर्षा होने का चांसेस भी कम रहता है। तो यहाँ का प्लांट जो होता है कैसा होता है, तो इसकी पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है, गद्दे नुमा होती है, गद्देदार पत्तियां होती है, ठीक है। मस्कुलर जो है लीव्स होते हैं, आप उसको जब टच करोगे तो वो काफी जो है मतलब पल्पी सा होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा, है ना। जैसे कि आप बात कर सकते हैं एलोवेरा का, कैक्टस का, ये सब आप जब टच करोगे तो वो बहुत ज्यादा गद्देनुमा होता है, बहुत ही, है ना, सॉफ्ट सा होता है। फिर इसमें कांटे भी लगे होते हैं। कांटे क्यों लगे होते हैं, तो कांटे जो क्या काम करता है, जैसे कि ये पत्तियां हैं, इस पे कांटे हैं, तो ये कांटे क्या करता है कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि पास कर देता है, ज्यादा उस पे सनलाइट ना पड़े। क्यों ना पड़े, ज्यादा पड़ेगा तो सूखने का डर रहता है ना, उसका भी वाटर क्या करेगा,
इवेपरेशन हो जाएगा वहां पर, उसके भी पानी को अंदर जो वो ऑब्जर्व करके है, ताकि वो टाइम टू टाइम अपने आप को जो है यूज कर सके और खुद को ग्रो कर सके प्लांट। ओके, तो इस तरह की होती हैं। अगर हम बात कर लें कि ठंडे प्रदेश, जैसे कि अगर आप कश्मीर चले जाओगे या ऐसे इलाके चले जाओगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे है नॉर्थ, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पर जो है आपको किस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर तो सबसे ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, उसके बाद जो है कम होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो होता है सबसे ऊपर इतना ठंड होता है कि वहां पर प्लांट होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सबसे ऊपर जो 90 डिग्री है उस पर तो प्लांट होना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा नीचे अगर प्लांट है भी तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, शंकुआकार होता है। क्यों शंकुआकार होता है? क्योंकि वहां पर लगातार बर्फबारी होते रहती है, ठीक है। बर्फबारी होती है तो ये जो है क्या कर लेता है, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो बर्फ को क्या कर देता है, स्लॉप करके जो है गिरा देता है। यहाँ पर जो जहाँ पे बहुत ठंड है, जहाँ पे कई कई दिन ऐसा होता है जो सनलाइट भी नहीं निकलता, तो वहां पर के जो पत्तियां होती है उसका कलर भी काफी डार्क होता है, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा वहां पे ज्यादा होती है। उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होने का रीजन क्या है? तो देखो, क्लोरोफिल होने के कारण ही जो है कोई पत्तियां सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही सनलाइट कभी निकला या सनलाइट पड़ी तो वो जो पेड़ होते हैं खुद को सनलाइट काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं और खुद के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि बाद में जो है उसका अपने आप को जीवित रखने के लिए यूज कर सके। ओके, और ये शंकुआकार क्यों होता है? क्योंकि स्लोप इसलिए होता है ताकि बर्फ अगर गिरे तो वो उसको स्लोप कर दे। क्यों कर दे भाई? तो देखो आप, अगर इस तरह का पेड़ होगा जहां पे बर्फबारी होती है, बहुत ठंड है वहां पे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बर्फ का टुकड़े क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे जम जाएंगे। और ये क्या करेगा, पेड़ को एक टाइम ऐसा होगा कि तोड़ के गिरा देगा, इसकी डालियां जो है वो टूट जाएंगी। तो वैसे पेड़ तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है वहां पर इस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं या होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने समझ लिया कि गर्मी जहां पे ज्यादा है वहां पे किस तरह के जो है पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जानवर का, अगर हम जान लें कि वाइल्ड लाइफ वहां पे कैसा होता है, तो देखो वहां पर के जो जानवर होते हैं जहां पे बहुत बर्फबारी हो रही है, उसके रोवे या कह सकते हैं उसके हेयर्स जो होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं, शेप भी होंगी। तो एज ए जो हमारे एरिया में, जैसे कि आप बात कर सकते हैं बिहार में, यूपी में, इस तरह की जो एरिया है, या तो फिर राजस्थान में या अदर जगह जो बकरियां होती हैं या सिप्स होती हैं, या तो फिर बैल हो गया, या तो फिर आपका बफेलोज हो गए, उन सब के जो स्किन पे जो हेयर होते हैं वो जो होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है नहीं होता है उसके स्किन पे हेयर ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ बर्फबारी होती है या बहुत ज्यादा ठंड है, तो वहां पर के जो जानवर होगा उसके ऊपर काफी ज्यादा हेयर होता है, ठीक है। जैसे याक की बात कर लें, है ना, जंगली बफेलो की बात कर लें, या तो फिर आप वहां की लोमड़ी भी देखेंगे तो उसी तरह का होगा, ठीक है। वहां के अगर डॉग्स की भी बात करें तो काफी ज्यादा उस पे हेयर होते हैं, बकरियां भी जो होती हैं उसके भी काफी ज्यादा हेयर होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कलर का। तो आपको पता होगा पोलर बेयर के बारे में आपने सुना होगा। वैसे तो बेयर जो होते हैं, जनरल जो बेयर होते हैं, जहां पे हम लोग की साइड जो बेयर पाया जाता है उसका कलर आपको देखने को मिलेगा ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, ठीक है, ब्राउन होगा। ब्लैक कलर के बेयर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा ध्रुवीय क्षेत्र में जो भालू होती है, क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है, तो वहां पर का जो भालू होता है उसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है, क्रीम कलर का होता है या तो फिर व्हाइट कलर का होता है। तो चूंकि ये बहुत ही लाइट कलर है, तो जो एरिया में काफी ठंड पड़ता है वहां पर कलर जो है वहां के जानवर का या वाइल्ड लाइफ का जो होता है वो काफी क्या होता है, लाइट होता है। और इसके जो शरीर पे जो या स्किन पे हेयर होता है वो काफी ज्यादा होता है। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेटर जो है, इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है, या यहाँ पर की जो लाइफ होती है, वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ हो, वो कैसी होती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी होता है,
हमने जाना था कि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी होता है। काफी ज्यादा गर्मी होने के साथ साथ आपको ओशनिक एरिया भी बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर का काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इवेपोराइजेशन होता है, ठीक है, तो वाष्पीकरण होता है और ये जो है आकाश में काफी ज्यादा जो है बादल बनते हैं, निर्माण होते हैं और वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो है बारिश भी काफी ज्यादा होता है, गर्मी भी काफी ज्यादा होता है। जिस एरिया में बारिश ज्यादा होगा और ठीक ठाक मात्रा में सनलाइट मिल रहा हो तो वहां पर के प्लांट क्या होंगे, काफी ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग और लंबे ट्रीज मिलेंगे आपको देखने को, है ना। आपको काफी लंबे लंबे और बहुत ही घने जो है जंगल आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें जानवरों का तो जंगल ज्यादा होगा तो जानवर भी रहने के लिए वहां पे अनुकूल स्थितियां होंगी और यहाँ पर जानवर भी काफी ज्यादा होगा। अमेज़न का जंगल भी इसी एरिया में पाया जाता है। ओके, तो क्यों पाया जाता है, क्योंकि इस एरिया में काफी ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर वर्षा का मात्रा काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जंगल का जो डेंसिटी होगा वो काफी ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे ट्री किस तरह की होती है, तो काफी लंबे, काफी सबसे लंबा अगर ट्री देखा जाए तो इसी एरिया में होता है। इक्वेटरिक जो जोन होता है, इक्वेटर वाला जो जोन होता है, वहां पर जो है सबसे लंबे लंबे ट्री आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इस तरह के जो पेड़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, काफी ज्यादा लंबा होता है, इसका तना काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये लचीले स्ट्रॉन्ग जो तना के नहीं होते हैं, शंकुआकार पेड़ यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पर काफी तनादार वाला जो पेड़ है वो देखने को मिलेगा। अगर हम जानवर की बात करें तो यहाँ पर जानवर भी सांप हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये भी काफी होगा, और तो और हर तरह के जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके लिए अनुकूल स्थिति होता है। आई होप कि आपको क्लास जो है पढ़ने में मजा आ रहा होगा, करने में मजा आ रहा होगा। आप जो है स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा मैं बोल रही हूँ कि आप जाकर के देख लें, और जो है कल से हम क्लास 7th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और हो सकता है मैं कोई और भी सीरीज स्टार्ट करूं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर जैसे कुछ सब्जेक्ट की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।